Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in today's Premix for Polity and Governance, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 5 वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज के क्वेश्चंस भी जो हैं दोनों ही करंट से भी रिलेटेड है एज वेल एज जो स्टैटिक कंपोनेंट है उसके साथ भी डील करते हैं। ठीक है, नाउ विदाउट मच फर्दर अडू जस्ट टू लेट यू नो कि हमारी बैच 2 की जो एनरोलमेंट्स हैं वो आज ख़त्म हो गई हैं, राइट। अगर आप हमारे कोर्सेज के लिए दोबारा एनरोल करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू वेट फॉर आवर बैच 3। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंटली, जो हमारा कॉम्प्रीहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स है उसके लिए आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लेटर भी एनरोल करते हैं उसकी एनरोलमेंट जो है हम फुल्ली ओपन रखेंगे। वाई? बिकॉज अगर आप लेटर भी एनरोल करते हैं तो जो पिछले लेक्चर्स जा चुके हैं, राइट, सपोज आपने 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के लेक्चर्स मिस कर दिए, उनकी वीडियोस भी जो हैं आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी तो आप उनको भी देख पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है जो आपका ये कोर्स है, राइट। लेट्स मूव नाउ ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन जो है डील करता है आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, राइट। जैसे कि आपको पता होगा, विद इलेक्शंस इन फुल स्विंग इन अ कपल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ये एमसीसी का आइडिया जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टाइम एंड अगेन ये न्यूज़ में रहता है, चर्चा में रहता है, जिसके कारण इट बिकम्स वेरी रेलिवेंट टू नो अबाउट योर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसके बारे में स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इट्स इलेक्शंस। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द एमसीसी रिमेन्स इन फोर्स फ्रॉम द डेट द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड बाय द कमीशन टिल द वोटिंग इज फिनिश्ड। थर्ड, जो एमसीसी है ये एनफोर्सेबल है बाय लॉ एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल एबिलिटी है टू पीनलाइज दोज पीपल जो कि वायलेट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, राइट। तो ध्यान से पढ़िए इन तीनों स्टेटमेंट्स को, राइट, एंड लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। द ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 only, 2 and 3 only। अब एमसीसी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि गवर्नेंस के अंदर कराया जाता है। हमारे पीसीएम कोर्स में ये एक्सटेंसिवली कवर्ड है। अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो ये हमने फ्री में भी इनफैक्ट किसी हद तक कराया हुआ है इन आ गवर्नेंस प्लेलिस्ट, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं आरपीए जो एक्ट्स है एज वेल एज एमसीसी के बारे में, राइट। यहाँ पे जो सही जवाब है वेरी इंपॉर्टेंटली इज 1 ओनली। सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाई आर दीज स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या है? ये इनफैक्ट ब्रॉड गाइडलाइंस है, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड गाइडलाइंस है जो कि इशू की जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। किनको इशू की जाती हैं? ये इशू की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को एज वेल एज जो कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनको बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इलेक्शंस। इनका पर्पस क्या है? इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड ये जो गाइडलाइंस है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इंश्योर करना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि जितनी हद तक पॉसिबल हो हम फ्री एंड फेयर प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फॉलो करें ताकि हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर बनी रहे। वेरी इंपॉर्टेंटली ईसीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कीपिंग इन माइंड आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि यही सुपरवाइज करेंगे। दे आर द वंस हु विल बी सुपरवाइजिंग ऑल द इलेक्शंस, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, दैट इज योर जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, या फिर स्टेट असेंबली की इलेक्शंस हो, दैट इज द इलेक्शंस टू द विधानसभा, जैसे कि असम में, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है कराए गए, राइट। अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हमने देखा जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो गलत थी। गलत क्यों है? बिकॉज जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये ऑपरेशनल होता है फ्रॉम द डेट दैट द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड टिल द डेट दैट द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। तो सिर्फ वोटिंग दिन तक नहीं बल्कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक जो है ये लागू रहता है, टिल देन इट इज एप्लीकेबल। वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो फॉर्म एक प्रायर फॉर्म ऑफ एमसीसी जो था दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय केरला, राइट। सो द स्टेट ऑफ केरला हैज ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट of new introductions of evolving numerous models, not just in the sphere of social development but also in such political developments भी, ठीक है। तो 1960 के जो इनके स्टेट असेंबली के इलेक्शंस थे वहाँ पे पहली बार ये एमसीसी जो है
वो लागू किया गया था ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स, राइट। अब इस इलेक्शन को देख के 1962 में जब इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शंस आए टू द लोकसभा, वहां पे ऐसा ही एक एमसीसी जो है सर्कुलेट किया गया पार्टीज के बीच में, एंड पार्टीज ने वॉलंटरीली कहा दैट यस दिस इज समथिंग दैट वी विल अबाइड बाय, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एज वेल एज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने फीडबैक मांगा पॉलिटिकल पार्टी से, एंड दे ये एमसीसी जो है एक तरह से एक कन्वेंशन, एक कस्टम बन गया विच हैज कम टू बी फॉलोड बाय मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो टू योर पार्लियामेंट या वो स्टेट इलेक्शंस हो टू योर असेंबलीज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो एमसीसी की गाइडलाइंस है ये कंप्लीटली वॉलंटरी हैं, ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं की जा सकती बाय लॉ। सो देयर इज नो लॉ जो कि बैक कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। However, there are certain provisions जो कि provided हैं MCC के अंडर, जो कि indirectly related हैं to certain other laws, right? तो ये laws जो हैं, अगर हम Indian Penal Code of 1860 की बात करें, right? अगर हम CRPC की बात करें of 1973, या in fact some of these things have also been mentioned in the Representation of People Act of 1951, ठीक है। तो इन legislations के थ्रू certain guidelines given in the MCC can also be enforced. MCC खुद नहीं कर सकता, but because ये similar provisions इन acts के अंदर available हैं, therefore उनको enforce किया जा सकता है, right? Now very importantly, what has been the stand of the ECI with respect to the demand कि इसको enforceable करा देना चाहिए, right? In fact, this is a question that has also been looked at by numerous law commissions. अब जो Election Commission of India है, right, वो काफ़ी on the edge है, and उनका मानना है कि हमें MCC को enforceable या backed by a law नहीं बनाना चाहिए। Why? Because ना ही ECI के पास currently अभी ability है, judicial ability है, show cause notice वो जारी कर सकते हैं against candidates, but उनको penalize नहीं कर सकते। अब क्यों वो एनफोर्सेबल नहीं बनाना चाहते हैं? ये तो अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं कि अब इनके कारण जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑन हो जाएंगी। हमें वैसे ही इतना टाइम लगता है केसेस रिजॉल्व करने में, तो जो इलेक्शन का टाइम है, जो प्रेजेंट एक तरह से टाइम होता है जिसके बीच में इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाता है, विच इज अराउंड 30 to 45 days, बिकॉज ऑफ दिस जुडिशियल इंटरफेरेंसेस, कोई किसी पे केस डाल रहा है, कोई किसी पे डाल रहा है, उसके कारण वो प्रोलॉन्ग होता जाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ECI is not in favor of the MCC being backed by a law becoming enforceable by law, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Now the next question is about a scheme. It is to do with your governance part, right? Question कहता है which of the following is incorrect. हमेशा ध्यान से question पूछिए, यहाँ पे correct नहीं, यहाँ पे incorrect statement आपने बतानी है। Which of the statements is or are incorrect about the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? पहली स्टेटमेंट कहती है that the scheme is available to the people in the age group of 18 to 70 years जिनके पास बैंक अकाउंट है, जो कि अग्रीमेंट या कंसेंट दे देते हैं टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर स्कीम। सेकेंडली, ये स्कीम जो है अवेलेबल है दोनों ही इंडियन रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इंडियंस को। थर्ड, ये स्कीम कवर करती है डेथ ड्यू टू सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज को भी, राइट। अब आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 2 ओनली, B 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या D 2 and 3 ओनली। आराम से आप एलिमिनेशन प्रोसीजर के थ्रू जो है इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सही जवाब जो है इसका है B 3 ओनली। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, राइट। अब ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, दिस वाज समथिंग विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेट अरुण जेटली जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। February 2015 के अंदर ये जो है इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो कि अवेलेबल है टू द पीपल, दोनों ही इंडियन रेजिडेंट्स एज वेल एज NRIs के लिए, जो कि 18 से 70 दैट इज 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स ऑफ एज के बीच में हैं। उनके पास बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, एंड दैट इज वाई जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, राइट, उसके तहत जो बहुत सारे अकाउंट्स खुलाए गए थे, लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट्स खुलाए गए थे, राइट, दैट वाज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक तरह से बेस प्रोवाइड करता था फॉर द स्टार्ट ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम एज
वेल, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर एक एनुअल प्रीमियम है 12 लाख रुपए का, इंक्लूसिव ऑफ सॉरी इट हैज एन एनुअल प्रीमियम स्टार्टिंग फ्रॉम ₹12, राइट, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। जो जीएसटी है वो एग्जेम्प्टेड है, राइट। तो इस तरह की स्टेटमेंट भी आ सकती है, क्या जीएसटी एग्जेम्प्टेड है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे, तो यस, आपको एग्जेम्पशन मिलती है जीएसटी पे, राइट। साथ ही में जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से, राइट। ये इंश्योरेंस स्कीम जो है 1 साल के लिए चलती है, जो आपका एनुअल पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1 जून टू 31 मई, ठीक है। एंड ऑफर की जाती है थ्रू बैंक्स एंड एडमिनिस्टर की जाती है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, राइट। इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ या फिर अगर फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, फुल डिसेबिलिटी मतलब कि यू एंड अप लूजिंग बोथ योर आईज और ईयर्स और बोथ योर हैंड्स एंड बोथ योर फीट, तो जो है देयर विल बी अ पेमेंट जो आपका नॉमिनी है ऑफ ₹2 lakhs। एंड इन केस पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, मतलब यू लूज एनी वन ऑफ योर आईज, एनी वन ऑफ योर ईयर्स और हैंड्स और फीट, तो जो है पेमेंट की जाएगी ऑफ ₹1 lakh। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर डेथ होती है ड्यू टू सुइसाइड, अल्कोहल या ड्रग अब्यूज, तब जो है ये इंश्योरेंस स्कीम नहीं लागू होगी। दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डील करता है विद ट्रस्ट वोट। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ट्रस्ट वोट इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट द ट्रस्ट वोट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्फिडेंस मोशन और अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड एक ऐसी मोशन है थ्रू विच गवर्नमेंट ऑफ द डे सीक्स टू नो वेदर इट स्टिल इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब बेसिकली यहाँ पे लोकसभा, right? Second, if a government loses a trust vote and resigns, the president will ask it to continue as a caretaker government. Third कहती है that nominated MPs and MLAs can't participate in a no confidence motion. ध्यान से पढ़िएगा ये स्टेटमेंट्स को, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए हर वर्ड को। अब आपके ऑप्शंस क्या हैं? A 1 only, B 1 and 3 only, C 1 and 2 only, या D all of the above. You can pause and mark your answer here. यहां पे अब सही जवाब है 1 and 2 only, ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। अब ट्रस्ट वोट जो है काफ़ी बार चर्चा में रहा है, पुदुचेरी के अंदर जो है रीसेंट टाइम्स के अंदर ये ट्रस्ट वोट का इशू उठा था। ट्रस्ट वोट जो बेसिकली जिसको हम कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं, दैट इज जब जो गवर्नमेंट है, राइट, जो गवर्नमेंट इन पावर है, सपोज वो एक एक तरह से उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो एक तरह से ये गठबंधन की गवर्नमेंट है, राइट, किसी तरह की जो है उन्होंने गठबंधन किया है विद वेरियस अदर पार्टीज। सो व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स टू प्रूव देयर मेजॉरिटी एक गवर्नमेंट खुद ही ट्रस्ट वोट कराती है, एक फ्लोर टेस्ट कराती है टू प्रूव दैट वी इंजॉय द मेजॉरिटी, वी इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉपुलर हाउस। तो चाहे वो लोकसभा हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे वो विधानसभा हो आपकी स्टेट असेंबलीज जो हो, राइट। ट्रस्ट वोट जो है या तो पहले सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में, अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है दैट विच ग्रुप और विच पार्टी जो है कमांड कर रही है मेजॉरिटी इन द हाउस, या फिर कभी भी ड्यूरिंग द 5-year टेन्योर कराई जा सकती है, ठीक है। तो इसके थ्रू पता लग जाता है गवर्नमेंट को भी कि हमारे पास मेजॉरिटी टू वी इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द हाउस और नॉट। Now, if the government loses a trust vote, then ये expected होता है कि क्योंकि government does not enjoy the support in the popular house, therefore they must resign, ठीक है। क्योंकि parliamentary government में क्या है, parliamentary system of government के अंदर the executive is derived out of the popular house। तो जो पार्टी enjoy करती है majority या सबसे maximum support, वो government बनाती है। अगर ऐसी government refuse कर दे from resign, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ये प्राइम मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिमूव कर सकती है। इफ अ गवर्नमेंट लूजेस ट्रस्ट वोट एंड खुद रिजाइन कर देती है, तो द प्रेसिडेंट जो है इनको कहते हैं दैट जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराए जाते तब तक आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करें, बट जो पावर्स है उनकी बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको रखा गया होता है, वो कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज या डिसीजंस जो हैं वो नहीं ले सकते हैं। वाई? बिकॉज जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व कर दी गई है एंड अवेट किया जा रहा है जनरल इलेक्शंस को, ताकि दोबारा इलेक्शंस हो, दोबारा पार्लियामेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हो एंड पता लग सके कि किस पार्टी के पास पावर है, किस पार्टी के पास मेजॉरिटी है टू कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट। अब 20
2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था जहां पे उन्होंने बात की wherein they decided whether nominated people, the nominated members, whether in the लोक सभा और in the state assemblies, अगर उनके पास पावर है टू वोट ऑन द बजट एज वेल एज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपको याद रखना है, ऊपर हम किसकी बात करें, ट्रस्ट वोट। ट्रस्ट वोट क्या है, कॉन्फिडेंस मोशन, राइट, ये गवर्नमेंट कराती है, गवर्नमेंट सीक करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक बाकी एमपी या एमएलए द्वारा कराया जाता है विद द सपोर्ट। ये जो मोशन है वो कहते हैं कि हमको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन रखनी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इट नीड्स टू बी बैक्ड बाय 50 अदर मेंबर्स बिफोर दिस प्रपोजल टू हैव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कराया जाता है। एंड उसके बाद जो है वोटिंग होती है इन द लोकसभा कि वेदर द गवर्नमेंट ऑफ द डे नीड्स टू बी किक्ड आउट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर जो है ये डिफरेंस है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1963 का लॉ है वो किसी भी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं करता है बिटवीन द नॉमिनेटेड एंड द इलेक्टेड मेंबर्स। देयरफॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास भी पावर है कि वो वोट कर सकते हैं इन बोथ, आपकी अगर बजट की बात हो एज वेल एज नो कॉन्फिडेंस मोशंस में भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। पहली स्टेटमेंट कहती है that the amendment specifies that a stay on the arbiter award can be provided if court is satisfied that the relevant arbitration agreement or contract or the making of the contract was impacted by fraud or corruption. Second statement कहती है that the changes with respect to the stay on arbitral award will apply retrospectively, मतलब पीछे से अप्लाई करेंगे फ्रॉम 2015 when the previous enactment to the arbitration act was enacted। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या D neither 1 no 2। ध्यान से पढ़िए, ऑफन कई बार जो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं ना, दे एंड अप बीइंग द इजीएस्ट क्वेश्चंस बाय द यूपीएससी, तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस देख के। ठीक है, इसका सही जवाब है बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये अमेंड करता है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 को। जो एक्ट है 1996 का, ये कंटेन करता था प्रोविजंस जो कि डील करते थे दोनों ही डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के साथ, एंड डिफाइन करते थे लॉ को कि किस तरह से कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स जो है कैरी आउट करा सकती हैं। अब पहले जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले नवंबर 2020 के अंदर वो एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। नाउ वी नो ऑर्डिनेंस, राइट, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, आपने मुझे बताना है प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर जो है ऑर्डिनेंस बना सकता है एंड गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंडर जो है ऑर्डिनेंस बना सकता है। ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए वो 2021 का अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। 1996 का जो एक्ट था वो अलाउ करता था दैट एनी ऑफ द पार्टीज वो फाइल कर सकते हैं एक एप्लीकेशन टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हुई, उसके तहत जो है एक अवार्ड इशू कर दिया गया। ना वन पार्टी डज नॉट अग्री विद द अवार्ड, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फाइल कर सकते हैं एक एप्लीकेशन दैट वी डू नॉट अग्री विद दिस आर्बिट्रल अवार्ड एंड वी वांट टू कंटेस्ट अगेंस्ट इट। 2015 के अंदर ये एक्ट अमेंड किया गया टू स्टेट कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होगा जस्ट बिकॉज एक एप्लीकेशन डाल दी गई है कोर्ट में कि हम अग्री नहीं करते इस अवार्ड के साथ एंड हम जो है इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, तो कहते ऑटोमेटिक स्टे नहीं लग जाएगा जैसे कि 1996 का एक्ट कहता था। अब 2021 की जो अमेंडमेंट है वो स्पेसिफाई करती हैं कि एक स्टे कब लागू हो सकता है, व्हेन इज इट दैट द आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी स्टेड। वो कहते हैं ये स्टे किया जा सकता है इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब पेंडिंग है, जब जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है और एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, अगर कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन हो कि जो रेलेवेंट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, ठीक है, या फिर जो मेकिंग ऑफ अवार्ड था उसके अंदर किसी तरह का फ्रॉड या करप्शन जो है वो किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो चेंजेस हैं ये इफेक्टिव होंगे आपके अक्टूबर 23, 2015 से। ठीक है, 2015 में आपको याद है ये एक्ट जो है, जो एक अमेंडमेंट थी वो लाई गई थी विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रल अवार्ड, तो इसीलिए अक्टूबर 23, 2015 ऑनवर्ड्स जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा।
नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिस अगेन डील्स विद अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, जो कि रिसेंट टाइम्स में पास किया गया था बाय द लोकसभा एज वेल, राइट। तो दोनों ही लोकसभा एंड राज्यसभा जो है इसको पास कर चुके हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये अमेंड करता है 1971 के एक्ट को टू इंक्रीज द अपर लिमिट फॉर टर्मिनेशन फ्रॉम 20 to 24 वीक्स बट फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ विमेन। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है दैट द अमेंडमेंट एक्ट सेट्स अप state level medical boards to decide if a pregnancy may be terminated after 24 weeks in cases of substantial fetal abnormalities। अब आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है 1 only, 2 only, both 1 and 2, D neither 1 nor 2। काफी इनफैक्ट ये आसान क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंटली नए नए जो अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं ना, उनके साथ आपको फेमिलियरिटी रखना बहुत जरूरी है। ये ना ही सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बट इनफैक्ट मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इनफैक्ट मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ना ही इनके बारे में सिर्फ फैक्ट्स पते होने चाहिए बट उसका एनालिसिस भी पता होना चाहिए दैट आर दीज अमेंडमेंट्स गुड इनफ, इनके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इन सब चीजों के साथ जो है फेमिलियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसका अब सही जवाब है अगेन सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो लाया गया था, जो कि रेगुलेट करता है कंडीशंस को अंडर विच जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट, अबॉर्ट या खत्म किया जा सकता है। अब 2020 की जो अमेंडमेंट एक्ट है वो इंक्रीज कर देती है टाइम पीरियड जिसके अंदर अबॉर्शन कराया जा सकता है। 1971 के एक्ट के तहत जो है रिक्वायरमेंट थी कि एक डॉक्टर की ओपिनियन जो है वो चाहिए होगी अगर आप अबॉर्शन कराते हैं विद इन 12 वीक्स ऑफ कंसेप्शन, एंड 2 डॉक्टर्स की इफ इट इज डन बिटवीन 12 to 20 वीक्स। तो 20 वीक्स जो है अपर लिमिट सेट की गई थी। अब जो ये 2020 की अमेंडमेंट है ये अलाउ करती है अबॉर्शन कि ये कराया जा सकता है विद द एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर अप टू 20 वीक्स, एंड अगर आपने 20 to 24 वीक्स आपको हो गए हैं उसके उस टाइम पीरियड में, दैट इज अप टू 24 वीक्स तक, 20 to 24 वीक्स का जो टाइम पीरियड है, अगर आपने उसमें अबॉर्शन कराना है तो आपको 2 डॉक्टर्स जो हैं उनका एडवाइस लेना होगा, ठीक है। हाउएवर अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दैट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ विमेन जो है उनको ये अलाउ किया जाएगा, बट उन्होंने बस ये मेंशन कर दिया दैट देयर विल बी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ विमेन हु विल बी अलाउड टू अबॉर्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 वीक्स, जो कि 24 वीक्स के बिलो हो, ठीक है, विद द एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स। बट ये कौन सी स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन है, राइट, जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, जिनको कोई डिजीजेज हैं, राइट, ये उन्होंने एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन जो है दैट विल बी प्रिस्क्राइब थ्रू रूल्स जो कि बनाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिटेल्स ऑफ द एक्ट। हाउएवर अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स का ये मानना है कि आप एक तरह से ये डेलीगेट कर रहे हैं काम टू द गवर्नमेंट कि आप बता दीजिए कौन सी स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन होंगी जिन पे ये अप्लाई होगा, राइट। ये कहते हैं ये सही बात नहीं है, दीज आर मैटर्स जो कि पार्लियामेंट को जिन पे बनाने चाहिए, फ्रेम करनी चाहिए ये कैटेगरीज रादर देन द गवर्नमेंट, राइट। तो ये गवर्नमेंट को डेलीगेट करने वाला काम नहीं है। अब जो 2020 का अमेंडमेंट एक्ट है ये सेटअप करता है स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड्स को डिसाइड करने के लिए कि क्या कोई प्रेगनेंसी 24 हफ्तों बाद भी टर्मिनेट की जा सकती है अगर आपके पास प्रूफ हो दैट देयर इज सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज, ठीक है, कि जो फीटस है इट सफर्स फ्रॉम सर्टेन वेरी सब्सटैंशियल अबनॉर्मलिटीज, राइट, जिसके कारण जो है जो आपका बच्चा होगा वो पॉसिबली एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो पेरेंट्स है, राइट, पेरेंट्स प्रॉबेबली उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट, जो ट्रीटमेंट्स चाहिए होंगे फॉर दैट, राइट। तो इसीलिए मेडिकल बोर्ड्स जो हैं उनके पास आ सकते हैं जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं कि हम जो है इस फीटस को अबॉर्ट करना चाहते हैं इवन तो 24 वीक्स जो है पास हो चुके हैं। दोनों ही एक्ट एंड जो 2020 का अमेंडमेंट है वो रिक्वायर करते हैं कि जो अबॉर्शन है वो कराया जा सकता है ओनली बाय डॉक्टर्स जो कि स्पेशलाइज करते हैं गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेटिक्स में। एंड इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द मेन एरियाज जहां पे इंडिया लैक करता है। हम कहते हैं दैट नियरली 75% की शॉर्टेज है ऐसे डॉक्टर्स की, स्पेशली अगर हम बात करें रूरल एरियाज की,
राइट वहाँ पे जो है एक मैक्सिमम शॉर्टेज है, जिसके कारण प्रेग्नेंट विमेन जो है एक्सेस नहीं कर पाती हैं सेफ अबॉर्शंस, जिसके कारण ऑफन टाइम्स विमेन देमसेल्फ सफर फ्रॉम फेटिलिटीज। राइट, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस फॉर प्रीमिक्स टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग प्रीमिक्स। अगेन कमेंट्स में अपने आंसर्स को लिखना ना भूलें। राइट, इफ़ यू लाइक वॉट वी प्रेजेंट टू यू इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को, एंड यू कैन ऑल्सो लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट एवरीथिंग दैट दे कैन कम लर्न फ्रॉम स्लीपी क्लासेस। राइट, सो थैंक यू एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे।